अच्छा नेक्स्ट एमसीक्यू देखें, कहता है इन द डायग्राम ए हैज मैग्नीट्यूड 12 मीटर एंड बी हैज मैग्नीट्यूड 8 मीटर्स। दोनों के मैग्नीट्यूड्स लिख दिए मैंने। कहता है द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए प्लस बी इज अबाउट। आप बताएं कि ए प्लस बी जो नया वेक्टर बनेगा, उस नए वेक्टर ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा। तो देखें एक्स कंपोनेंट हमने फाइंड करना है ए प्लस बी का। तो ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट हम कैसे फाइंड करेंगे? तो बहुत आसान, ये हमने सीखा था एडिशन ऑफ वेक्टर बाय एडिशन ऑफ वेक्टर्स बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाले टॉपिक में, कि ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट जो होगा वो क्या होगा, वो होगा वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। यहां एरो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट प्लस वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट। अब अगर वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट और वेक्टर बी का एक्स कंपोनेंट हमें मिल जाए तो उन दोनों को ऐड करके बड़ी आसानी से ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। अब वो फाइंड करेंगे कैसे? अब पहले हम ए का एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो देखें ए का जो एक्स कंपोनेंट होगा, ए के एक्स कंपोनेंट को हम कह सकते हैं ना ए कॉस थीटा, हमें ऑलरेडी पता है। इसी तरह बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा? बी का एक्स कंपोनेंट होगा बी कॉस थीटा डैश। डिफरेंट एंगल होगा, जाहिर है थीटा वो एंगल है जो वेक्टर ए एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं, और थीटा डैश वो एंगल है जो वेक्टर बी एक्स एक्सिस के साथ बना रहे हैं। अब बिल्कुल क्लियर है कि ए और बी सेम एंगल तो नहीं बना रहे एक्स एक्सिस के साथ, तो इसलिए अगर वेक्टर ए के एंगल को थीटा का नाम दिया है तो उसे फिर डिफरेंट नाम देना पड़ेगा, थीटा डैश का नाम दे दिया। अब वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट तो बड़ी आसानी से हम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर ए जो एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ उसकी वैल्यू हमें पता है, वो है 45 डिग्री। तो देखें पहले मैं वो फाइंड कर लेता हूं। तो देखें जरा, नाउ ए एक्स क्या होगा? ये लिखा ए cos 45, वैल्यूज पुट करें। ए है ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो कि हमें ऑलरेडी गिवन है, तो ये मैंने लिख दिया 12। और cos 45 क्या होता है? cos 45 होता है 1/√2। इसको मैं कैलकुलेट कर लेता हूं कैलकुलेटर से। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय √2। तो ये बनता है 8.48 8.485 8.485, जिसको राउंड ऑफ करके मैं 9 कर देता हूं, 8.49। ये वेक्टर ए का एक्स कंपोनेंट आ गया मेरे पास। अब ऐसे ही वेक्टर बी का भी एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। जब वो भी फाइंड हो जाएगा तो यहां पुट करके ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट मुझे मिल जाएगा। अब बी का एक्स कंपोनेंट में कैसे फाइंड करूंगा? देखें बी के एक्स कंपोनेंट को अब हम लिखेंगे बी कॉज ऑफ। अब यहां पे आपने गलती क्या करनी है, आपने ये गलती कर देनी है कि कॉज ऑफ एंगल की जगह आगे थीटा डैश की जगह आप लिख दोगे 60 डिग्री, जो कि बिल्कुल गलत है। 60 डिग्री आपने नहीं लिखना। याद रखें कि वेक्टर का एंगल वो वाला कंसिडर किया जाता है कि जो वेक्टर हॉरिजॉन्टल के साथ यानी एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनाता है। अब यहां पे अगर देखें तो ये एंगल बाकी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा था एक्स एक्सिस के साथ। ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से अगर मैं वेक्टर ए की तरफ जाता हूं तो इसी एंगल के अलोंग मुझे जाना था, तो लिहाजा यही वो एंगल था जो एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रहा था। लेकिन ये वाला एंगल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं बन रहा, क्योंकि अब ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन अब ये वाली है। तो अब अगर इस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से वेक्टर बी की तरफ मैं आता हूं तो मुझे इस डायरेक्शन में आना पड़ेगा, और ये तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो नहीं है, ठीक है। तो इसलिए 60 डिग्री अब एंगल में कंसिडर नहीं करूंगा। तो फिर देखना होगा कि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन सा एंगल बना रहा है ये वेक्टर बी। तो देखें बिल्कुल क्लियर है कि अगर एक्स एक्सिस से वेक्टर बी की तरफ आपने आना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये वाला एंगल होगा। ये वो एंगल है जो एक्स एक्सिस के साथ वेक्टर बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना रहा है। और ये एंगल कितना होगा? बिल्कुल क्लियर है कि ये एंगल होगा 300 डिग्री, क्योंकि पूरा एंगल 360 डिग्री होता है ना। तो दरमियान में से ये वाला 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट हुआ तो बाकी ये ग्रीन कलर में जो है ये 300 रह गया। तो अब ये 300 वाला एंगल मैं यहां पे यूज करूंगा, तो ये लिखा बी कॉज ऑफ 300 डिग्री, ठीक हो गया। अब बी क्या है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो कि है 8, ठीक हो गया। और cos 300 डिग्री क्या होगा? cos 300 डिग्री हो जाएगा 1/2। कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं, ये वैसे भी जो मैथ के स्टूडेंट्स हैं उनको तो ये पता होना चाहिए। और अब ये क्या बनेगा? अब ये बन जाएगा 4, ठीक हो गया जी। ये हमारे पास ए एक्स और बी एक्स दोनों आ गए। अब हम बड़ी आसानी से ए प्लस बी एक्स फाइंड कर सकते हैं, यानी ए प्लस बी का एक्स कंपोनेंट जो हमें रिक्वायर्ड था वो फाइंड कर सकते हैं। तो ए एक्स की वैल्यू है 8.49 और बी एक्स की वैल्यू है 4, तो ये बनेगा 12.49
49। तो अब ये हमारे पास आंसर है राउंड ऑफ करके। अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी इन चारों में से कोई आंसर ऐसा नहीं है जो एग्जैक्ट आंसर इसके साथ मैच करता हो, तो राउंड ऑफ करके देखें, ये 12 आंसर बनता है, तो आंसर इसका होगा फिर ऑप्शन सी।